21वीं सदी का सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है मोर देन एनीथिंग एल्स इज़ क्लाइमेट चेंज। आधी दुनिया जो आप देख रहे हैं वहाँ से माइग्रेशन होना शुरू हो जाएगी। अप टू 1/3 ऑफ पीपल आर गोइंग टू डाई। साउथ एशियन रीजन है, दिस विल बी कम्प्लीटली अनहैबिटेबल। आपने सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, आपने रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाना है। अगर हम 21st सेंचुरी चैलेंजेस की बात करें तो हमारे पास उसमें सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं, माइग्रेशन आती है, डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस आते हैं जो 21st सेंचुरी में पूरी दुनिया को फेस करने होंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ऊपर जो चैलेंज आता है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और आज हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन में भी एयर पोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है वो है क्लाइमेट चेंज। और उसको डिस्कस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़फ़र। ही इज़ अ बैरिस्टर and a professor. He's an environmental activist. Sir, welcome to our program. थैंक यू बहुत बहुत नुमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि 21वीं सदी का सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है मोर देन एनीथिंग एल्स इज़ क्लाइमेट चेंज, जिसको आप मौसमियाती बहरान भी कहते हैं, जो हम ऑलरेडी उस सीन में एंटर हो चुके हुए हैं और दौड़ते जा रहे हैं। अगर आप देखें आसपास, अगर आप देखें तो हर जगह हमें नज़र आ रहा है कि जी कि पानी की शॉर्टेज हो रही है, गर्मी बढ़ रही है और जनरली जो है लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये क्यों हो रहा है, हम ये सोचते हैं कि जी ये हम बस बीमार हो रहे हैं। इसकी रीजंस की तरफ हम नहीं जाते। और मोस्ट कंसर्न जो पॉइंट है इस वक्त एनवायरमेंटल लॉ पे या एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे वो क्लाइमेट चेंज है। और वो क्लाइमेट चेंज से काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अफेक्ट होंगी, अदर देन द कंट्रीज़ हु आर लिविंग बिलो द हॉट लाइन, जिसमें हमारी कंट्री पाकिस्तान सबसे टॉप पे आती है, बल्कि उसी हॉट लाइन के बीच में आती है हमारी कंट्री। बिल्कुल ये इशू है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ किसी एक कंट्री को इफेक्ट नहीं करेगा, वो उस दुनिया के सारे ममालिक को, सारे लोगों को इफेक्ट करेगा। अभी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था सारे ममालिक में, जिसमें सारों ने एग्री किया था कि अगर इसी तरह क्लाइमेट चेंज नेगेटिवली ग्रो करता गया तो आगे जाके दुनिया में से लोग दे विल बी अ ह्यूज ह्यूमन एक्सटिंक्शन। अभी उन लोगों ने सेट किया है कि जी हम लोग जो आपका जो टेम्परेचर राइज है अर्थ का, उसको हम 2 डिग्रीज पे कैप करेंगे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जो 2 डिग्री है, अगर आप देखें कि अगर वो 2 डिग्री पे भी इसको रोक लेते हैं तो क्या नुकसान आते हैं। अगर हम से 2050 तक भी अगर इसको 2 डिग्री पे कैप कर दें, उसके बावजूद हमारे जो ग्लेशियर हैं वो सारे मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, हमारे जो नदियाँ हैं, हमारे रिवर्स हैं, वो सारी ड्राई होना शुरू हो जाएंगी। वो वहाँ से हमारा पानी जो है उसका पानी का सप्लाई ख़त्म होना शुरू हो जाएगा ज़ाहिर है, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप जो ग्रोथ है वो सारी इफ़ेक्ट होगी। दूसरी तरफ से जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे कराची वगैरह हो गया, सी वाटर विल स्टार्ट कमिंग इनलैंड, क्योंकि फ्रेश वाटर इज़ बेसिकली कीपिंग इट आउट राइट नाउ। तो वहाँ से कराची डूब जाएगा, इंटरनल माइग्रेशन बहुत हो जाएगी, अप टू 10% दुनिया में इस तरह माइग्रेशन होगी। हैविंग सेड दैट, ये 2 डिग्री उन्होंने कैप किया है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त हम 2 डिग्री नहीं, जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है दुनिया की, हम लोग 6 डिग्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। 6 डिग्रीज़ का मतलब ये है कि ह्यूमन एक्सटिंक्शन होने वाली है। उसमें ये होगा कि आपके जो पोलर आइस कैप्स हैं वो सारे मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपका जो वाटर लेवल है वो राइज होगा। वाटर लेवल जो आपका सी लेवल है वो अप टू 50 मीटर्स राइज होगा, जिसकी वजह से जो आधी दुनिया जो आप देख रहे हैं वहाँ से माइग्रेशन होना शुरू हो जाएगी। अप टू 1/3 ऑफ पीपल आर गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ हंगर, स्टारवेशन, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारा जो साउथ एशियन रीजन है, दिस विल बी कम्प्लीटली अनहैबिटेबल। ये हाल हो जाएगा कि 2100 तक बेसिकली द ओनली हैबिटेबल प्लेसेस विल बी नॉर्थ ऑफ कैनेडा और साइबेरिया, जो इस वक्त आर्कटिक रीजन में है, जहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर माइनस में है। 22वीं सदी के शुरू में उधर भी टेम्परेचर जो हैं 40 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। और आप ये हिसाब लगाएं कि जब पूरी दुनिया के लोग देखेंगे कि सिर्फ एक जगह अवेलेबल है सबके लिए रहने के लिए, जब सारे वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे दंगे फसाद, हर किस्म के इश्यूज़ होंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच नोबडी इज़ पेइंग अटेंशन टू, जिसकी वजह से जो अगला पॉइंट मेरा था कि हम लोग क्लाइमेट मार्च कर रहे हैं 20 सितंबर को, और उसमें हमारी कोई डिमांड्स हैं और वो इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड डिमांड्स नहीं है। हम लोग सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि जी आप जो आपकी एमिशंस हैं आप उसको कम करें। जिस तरह आपके जो मोटर व्हीकल एमिशंस हैं, गंदा पेट्रोलियम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप उसकी क्वालिटी बेहतर कर लें ताकि एमिशंस कम हो जाएं। देखें
हमारी हुकूमत कहती है या जो दुनिया में कहती है जी आप दरख्त लगा लें, लेकिन दरख्त जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करती है ऑक्सीजन में, ठीक है। लेकिन जो हमारी फ्यूल एमिशंस हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाती है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेज है, उसमें GHG है, सल्फ्यूरिक जो सल्फर ऑक्साइड है, सॉरी, PM पार्टिकल्स वगैरह, ये चीज़ें दरख्त नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, वो उसको ऑक्सीजन में नहीं कन्वर्ट कर सकती। तो आप उनके बारे में क्या कर रहे हैं? सो द इशू इज़ के वी नीड टू रेडिकली चेंज हाउ वी लिव आवर लाइव्स। आप ये नहीं कर सकते कि एक तरफ आपने फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करना है, आपको मईशत को भी देखना है, आपने जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री भी बनना है, और साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट भी ठीक हो। आपने सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, आपने रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ जाना है। रिन्यूएबल एनर्जी में आपकी विंड पावर आ गई, आपकी सोलर पावर आ गई, जो आपकी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो अगर हम ये भी देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जो प्रोड्यूस किए गए थे, उसके अंदर सबसे जो मेन पॉइंट कंसर्न था वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। और जो पूरी दुनिया है उसमें इस वक्त एक कंपेन चली हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब जो हमारा कराची है वही सबसे पहले डूबेगा, लेकिन वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, और इस पोल्यूशन की वजह से जब वाटर लेवल राइज होगा तो वो हमारा जो कोस्टल एरिया है कराची का, वो आधा सबसे पहले डूब जाएगा, जिस रफ्तार से जो वाटर लेवल है वो राइज हो रहा है। और मेरे ख्याल से इस वक्त ये सिंगल इंडिविजुअल बंदे के कंसर्न नहीं है, सबको मिल के एफर्ट करनी होगी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कट डाउन करने के लिए। बिल्कुल अमान, ऐसे ही वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर ऑन दिस। कराची को आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि कराची जब डूब जाएगा, वो कराची प्रोवाइड्स द मेजर चंक ऑफ योर रेवेन्यू। आप सिर्फ उसी नज़र से अगर देखें, अगर कराची नहीं रहेगा तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी इन ऑल ओवर पाकिस्तान। क्योंकि माइग्रेशन ऑलरेडी 21st सेंचुरी का बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि चैलेंज है 21st सेंचुरी का, और लोग अगर वहाँ से यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, पंजाब की साइड पे पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमारी पॉवर्टी जो है उसमें फिर ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि ये ऑल दीज गोल्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। जैसे कनेक्टिंग द डॉट्स होता है ना, वैसे ही एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और ये मैं सिर्फ इसको माइग्रेशन ही कहूँगा, मैं इनको कहूँगा क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ बन के वो आएंगे। लेकिन आप ये देखें कि जिस ज़माने में आज से कोई 50-60 साल बाद जब उन लोगों को फाइनली रियलाइज़ होगा कि यार हमारे साथ हुआ क्या है, जब वो पंजाब की तरफ आएंगे, उस वक्त तक पंजाब के भी हालात ये नहीं होंगे कि वो अपने लोगों को नहीं खिला पा रहे होंगे, वो क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ को कहाँ से खिलाएंगे। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि अगर जो हम लोग जिस रैपिड जो मोमेंटम से हम जा रहे हैं 3-4 डिग्री 6 डिग्रीज इंक्रीमेंट पे, तो पंजाब का एरिया वैसे ही बैरन हो जाना है, तो पंजाबी भी जो है उनके साथ क्लाइमेट रेफ्यूजी बन के कहीं और जा रहे होंगे। दूसरा, अगर आप देखें जो इमीडिएट इशू है, इमीडिएट इशू जिसे कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट है, वो ये है कि आप अपनी फ्यूल एमिशंस को बेहतर करें, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जो अगर आपने देखा होगा कि आप बाहर जाते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब यही चीज़ 15 साल पहले इतनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो आपकी फ्यूल है उसकी जो स्पेशली डीजल गाड़ियाँ जो हैं या दूसरी पेट्रोलियम गाड़ियाँ भी जो हैं, वो सल्फ़र ऑक्साइड्स और दूसरे जो गैसेस हैं वो इतनी मिकदार में बढ़ा रही हैं आपकी एनवायरनमेंट में कि आपका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो अगर आप किसी भी स्कूल जाके आप स्कूल गोइंग किड्स या प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप ज़रा लंग टेस्ट करके देख लें, आप खुद देख लेंगे कि उनके लंग्स अंडर डेवलप्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये गैसेस हवा से ज़्यादा भारी होती हैं एंड दे आर क्लोजर टू द ग्राउंड। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू दिस। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रहते हैं, वो पार्टिकल्स नीचे रहते हैं और वो जो है हमारी अगली जनरेशन्स को अभी से ख़राब कर रही हैं। तो वो जब बेचारे बच्चे बड़े होंगे, उनको लंग कैंसर शुरू से होगा, उनको एज़मा प्रॉब्लम्स होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, हम इन चीज़ों की तरफ अगर अभी तवज्जो नहीं देंगे तो मेरे ख्याल से अगले 10 साल बाद जो है इट विल बी टू लेट। और अगर हम देखें कि एक और अवेयरनेस, लोगों को एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की अवेयरनेस ही नहीं है इस वक्त भी। अगर हम देखें तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अराउंड 150 प्लस होगा, और वो कहते हैं कि अगर 100 से ऊपर आपका AQI होता है तो आप घर से बाहर निकलना इज़ टू डेंजरस फॉर यू। और लोग सरेआम घर से बाहर निकल रहे हैं, सर्दियों में तो उनको स्मोक बन जाती है, वो एक प्रोसेस है जिससे आपको नज़र आता है कि इस वक्त जो पोल्यूशन है। लेकिन गर्मियों में भी वो चीज़ होती है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही होती। लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। एब्सोल्युटली, उनको अवेयरनेस नहीं है। और अफसोस की बात यह कि लोग इसको सीरियसली भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नॉट अ कंसर्टेड ड्राइव बाय द गवर्नमेंट, बाय द सिविल सोसाइटी, बाय द स्टेक होल्डर्स के यार आप लोगों को बताएं कि आपकी जानें जा रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि लंदन में हालांकि उनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर भी लोगों ने एहतजाज किया कि आप इसको मज़ीद अच्छा करें। और गवर्नमेंट ने बाहर आके उनकी मांगे पूरी करने की बात की और उन्होंने कहा है कि हम आपके जो एयर क्वालिटी हम उसको मज़ीद बेहतर करेंगे।
बीजिंग को देख लें, आज से 10 साल पहले बीजिंग वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। किसी को इतना स्मॉग वहाँ पे होता था कि किसी को कुछ नज़र नहीं आता था। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम बीजिंग इज़ अबाउट टू एग्जिट द लिस्ट ऑफ द मोस्ट टॉप 200 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि यार हमें मईशत भी चाहिए, हमें प्रोग्रेस चाहिए, लेकिन अगर हमारे लोग ही बीमार पड़ जाएंगे तो काम कौन करेगा। तो उन्होंने हर चीज़ को इकट्ठे लेके चल रहे हैं एंड दे आई थिंक दे हैव डन वेरी वेल ओवर द लास्ट 10 ईयर्स कि उन्होंने अपना जो एयर क्वालिटी इंडेक्सेस को उन्होंने बहुत बेहतर किया। सर उसके लिए आप एक क्लाइमेट चेंज मार्च कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताएं ताकि हमारे जैसे लॉयर्स बाकी जो बैठे हुए हैं, बाकी जो अवाम ये प्रोग्राम देख रही है वो इसको ज्वाइन कर सके, ताकि हम एक अपना जो इंसान का मॉरल राइट होता है वो उसको इम्पोज करके इस मार्च में शामिल हो, ताकि वो अपनी जो बंदे की होती है एक शामिल होने की चीज़ वो उसमें शामिल हो जाए। थैंक यू नुमान। हम 20 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में मार्च कर रहे हैं। ये मार्च सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है। हम माशाल्लाह 16 शहर और 16 शहर के जो रेजिडेंट्स हैं वो लोग निकलेंगे 20 सितंबर को इकट्ठे एक टाइम पे 3 बजे, ताकि हम इकट्ठे अपनी गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर सकें कि आप प्लीज़ एक क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, आप फ्यूल एमिशंस को बेहतर कर दें, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएँ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को आप मॉडर्नाइज़ करें, आप पानी की कलेक्शन और वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करने का एक मैकेनिज़्म लेके आएँ, ताकि ये ना हो कि खुदा ना खास्ता आज से 30, 40, 50 साल बाद जो है हमारे पास कुछ भी ना हो। थैंक यू सो मच। बैरिस्टर आमिर ज़फ़र हमारे साथ थे, ही इज़ एन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, और मेरे ख्याल से इस वक्त वो सिचुएशन आई है जहाँ पे हर एक बंदे का जो है ना इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट उसे भी होना चाहिए, वो सबको रोके जो पोल्यूशन इस वक्त फैला रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो कंट्री से इफेक्ट होगी वो हमारी कंट्री है, क्योंकि हमारी कंट्री उस रीजन में आती है जो ऑलरेडी इन हॉट जोन में है। हम इन्वायरमेंट पे और भी बातें करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।